साई पल्लवी साउथ की फिल्मों में काम करने वाली एक अभिनेत्री जो अब एक हिंदी फिल्म में मां सीता का रोल प्ले करने वाली है। फिल्म चर्चित है, पर साई पल्लवी का एक ऐसा बयान चर्चा में आ गया है जिसमें वो भारतीय आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी को एक समान कह रही है। పాకిస్తాన్ లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు। परंतु फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कहने वाली केवल साई पल्लवी अकेली नहीं है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, "Should we move out of India?" Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. सत्य क्या है? क्या भारतीय आर्मी पाकिस्तानी आर्मी जैसी है? It was a race improvement camp. Have you ever thought of? I mean, one only thought of these things in Nazi era. यदि नहीं तो क्या अंतर है भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना में, और कैसे जन्म लेते हैं ऐसे विचार साई पल्लवी जैसे बड़े बड़े कलाकारों के मस्तिष्क में? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, नाटक और मनोरंजन की जो दुनिया होती है ना, उसमें जो सेलेब्स होते हैं उनके बयानों का एक प्रभावशाली असर होता है, खास तौर पर जब वो बयान भारतीय सेना जैसे संवेदनशील मुद्दों को छू रहे होते हैं। साई पल्लवी की एक स्टेटमेंट रिसेंटली भारतीय और पाकिस्तानी सेना को एक जैसा बताते हुए वायरल हो गई, जिसे कुछ लोगों ने समर्थन भी दे दिया। ये कितना बड़ा इनजस्टिस है भारतीय सेना के साथ, उसे समझने के लिए साई पल्लवी ने एक्चुअली में क्या कहा ना, वो जान। संक्षेप में साई पल्लवी ने भारत की सेना को कंपेयर कर डाला क्रूर पाकिस्तानी सेना के साथ और उनके स्टेट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद के साथ। ये एक्चुअली में उनका एक पुराना साक्षात्कार था, पुराना इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि भाई वो इस प्रकार की हिंसा को समझ नहीं पाते। సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు, ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము మనని హామ్ చేస్తున్నారు మనకి వాళ్ళ సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది। నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక ఐ డు నాట్ అండర్స్టాంड दैट నాకు। लेकिन ये जो क्लिप है ना, ये इस समय वायरल हो रही है क्योंकि साई पल्लवी अशोक चक्र से सम्मानित मुकुंद वरदराजन के जीवन पर आधारित एक बायोपिक बन रही है, उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुकुंद वरदराजन भारतीय सेना के वो सैनिक थे जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों में वीर गति को प्राप्त हुए थे। बस फिर क्या था, बैकलैश तो आना ही था। और देखिए, ये ना कोई पहली बार नहीं है कि साई पल्लवी किसी कंट्रोवर्सी की गिरफ्त में आई हैं। 2022 में उनका एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था 1989-90 में, उसको कंपेयर कर दिया था काउ लिंचिंग्स के साथ, जो हत्याएं होती हैं उनके साथ। इस बात के लिए उनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी, उन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, ये कहते हुए कि वो कश्मीर की ट्रेजेडी को महत्वहीन बताने का प्रयास कर रही हैं। देखिए, मेरे हिसाब से साई पल्लवी के बयान में एक नैरेटिव को ढूंढा जाना कदाचित गलत है, क्योंकि कदाचित उस इंडस्ट्री का एनवायरनमेंट ही उस डेटा को फीड करता है लोगों के दिमाग में, जिससे ऐसे विचार जन्म ले लेते हैं। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है इस पूरी कंट्रोवर्सी के चारों तरफ कि कैसे सार्वजनिक हस्तियां, पब्लिक फिगर्स, सैन्य अभियानों और राष्ट्रीय पहचान के चारों ओर जो नैरेटिव होता है उस पर प्रभाव डालती हैं। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। एक आर्मी कमांडर ने ट्वीट करते हुए ये लिख दिया कि भारत की सेना तैयार है पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने नियंत्रण में लेने के लिए। उस पर ऋचा चड्ढा यानी कि भारत की एक बॉलीवुड की अभिनेत्री, उनका बयान आता है रीट्वीट करते हुए, गालवान सेज हाय, और ऐसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके उनका प्रयास था चिढ़ाने का भारतीय सेना को, और यह बताने का प्रयास था कि यह कार्य असंभव है। भारतीय सेना का इस प्रकार से मजाक उड़ाने के लिए उन पर केस भी हुआ, और इसी के चलते ट्विटर पर आधे अधूरे मन से उन्हें क्षमा मांगनी पड़ी। चलिए अब आ जाते हैं आमिर खान पर, जो अपनी फिल्मों में भारत का चित्रण सोशल दृष्टिकोण से करते हुए दिखते हैं। इनका एक बयान आया था जिस पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, सुनिए। That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm. There's another part you feel depressed. You feel low. You feel, why is this happening? देखिए, इस प्रकार का बयान कि इंडिया इंटॉलरेंट है, वह भी ऐसे समय में आमिर खान के द्वारा जब वो बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाले अभिनेता थे। ये बात ना लोगों को हजम नहीं हुई थी और उनको अपमानजनक लगी थी, और इसे ना नेशनल सिक्योरिटी का मजाक उड़ाने वाले बयान के रूप में देखा गया था। और बैकलैश के बाद इस स्टेटमेंट से ही आमिर खान मुकर गए थे कि भाई हमने तो कभी कहा ही नहीं ऐसा। नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पर अभिनेता ओमपुरी ने भी हेडलाइन बना दी थी। यह तब की बात है जब भारत की सरकार ने उरी के हमले के बाद पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था और पाकिस्तानी आर्टिस्टों का भारत में काम करना बंद कर दिया था। इन पाकिस्तानी कलाकारों के समर्थन में ओमपुरी ने यह बयान दिया था कि भाई किसी ने उन लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए इनवाइट नहीं किया था, उनको कहा नहीं गया था ये काम करने के लिए। इस स्टेटमेंट पर काफी बवाल मच गया था, पर ओमपुरी अपने बयान पर टिके रहे थे हमेशा। परंतु ये सब तो केवल बयान थे। एकता कपूर जो टेलीविजन की बहुत बड़ी प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने तो अलग लेवल का कांड कर दिया था आर्मी के अपमान के लिए। एकता कपूर की एक वेब सीरीज आई थी, नाम था XXX।
और इंदौर में इस वेब सीरीज के चलते उन पर एक व्यक्ति ने एफआईआर कर दी थी, क्योंकि इस वेब सीरीज की स्टोरी लाइन में एक फौजी की पत्नी अपने पति को धोखा दे रही थी, वो भी अपने प्रेमी के साथ। अपने पति की आर्मी यूनिफॉर्म में था उसका प्रेमी, और उसको भी वो फाड़ देता है संबंध बनाते समय, जैसे ये कोई मामूली वस्त्र। इस मामले पर एक एफआईआर जो है वो छोटा उदयपुर के एक पॉलिटिशियन ने भी कराई थी। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि बॉलीवुड या किसी अन्य फिल्म इंडस्ट्री में इस प्रकार का नैरेटिव जो है ना वो नॉर्मली दिख जाता है। और साई पल्लवी ने भारतीय सेना के लिए जो कहा है वो वहाँ सामान्यतः कई लोग कह देते हैं, परंतु साई पल्लवी ने जो कहा है उस पूरी स्टेटमेंट का सत्य क्या है? क्या भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना एक जैसी है? वो आगे देखते हैं। देखिए, पाकिस्तानी सेना का निर्माण हुआ है उसके सो कॉल्ड जज्बे से, वहीं हमारी भारतीय सेना बनी है सभ्यता, संस्कार और संयम से। जज्बा किसी को पागल हाथी बना सकता है जो उसके सामने पड़ने वाली हर चीज को रौंदते हुए चला जाता है, जबकि संयमित व्यक्ति अत्यधिक ताकत होने के उपरांत भी अपने संस्कारों और सभ्यता के अनुरूप ही कार्य करता है। पाकिस्तानी सेना वो भस्मासुर है जो अपनी ताकत बढ़ने के साथ साथ अपने ही देश को अनेक प्रकार के नुकसान पहुंचाती है। पाकिस्तान जब से बना है, यानी कि 76 वर्ष से, तब से आज तक किसी भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने अपना कार्यकाल पूरा ही नहीं किया है। पाकिस्तान में हमेशा एक अस्थिर सरकार का ही निर्माण होता रहता है, और सरकार के इस अस्थिरता का सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तानी आर्मी। दूसरे देश की जो सेनाएं होती है ना, उनका काम होता है बॉर्डर की सुरक्षा का, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का इंटरेस्ट व्यापार और राजनीति तक होता है, जिसके कारण वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के कार्यों में दखल देते हैं। और अगर कोई सरकार उनके मुताबिक नहीं चल रही होती है तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उसको दबा देते हैं और उनकी सरकार तक गिरा देते हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना में हमेशा खींचतान चलती रहती है, और कोई भी सरकार वहां पर सेना की मदद के बिना नहीं चल पाती है, जिसे लोग हाइब्रिड सरकार भी कहते हैं। पाकिस्तानी सेना के अनुसार वही पाकिस्तान के केंद्र में है और उसके बिना देश का कोई अस्तित्व नहीं है। अभी इसी साल फरवरी में संपन्न हुए पाकिस्तानी चुनावों में भी सेना का दखल देखा गया था। वोटों की जो गिनती होती है या फिर चुनाव का प्रबंधन होता है, सब कुछ में सेना के द्वारा गड़बड़ी का बड़ा आरोप लगाया गया था। साथ ही नतीजों का ऐलान भी संदेह से भरा पड़ा था, जिससे देश में अराजकता फैल गई थी। पाकिस्तानी सेना ही वहां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाती है, इसीलिए पाकिस्तान को निरंकुश और तानाशाह देश माना जाता है, और खुद वहां के लोगों का जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है ना, उससे विश्वास टूट चुका है। आखिर पाकिस्तानी फौज का इतना वर्चस्व क्यों है? ये बात आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो जी इसका कारण है कि इस देश का जन्म होते ही इसने डेवलपमेंट स्टेट बनने पर ध्यान नहीं दिया, सिक्योरिटी स्टेट बनना ही सही समझा, जिसके कारण इस देश ने अपने बजट का हमेशा एक बड़ा भाग जो है वो सेना पर खर्च किया, और सेना की जो भूख थी ना पैसे की, वो बढ़ती गई। और यही कारण है कि पाकिस्तानी सेना आज ना केवल राजनीति बल्कि व्यवसाय, व्यापार, यहां तक अपना वर्चस्व स्थापित करती है। पाकिस्तान की सेना कई बिजनेस चलाती है। 2 वर्ष पहले तक इस सेना का व्यापार पाकिस्तान में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा का था। पाकिस्तान की सेना तेल, सीमेंट, मकान, खाद, बीज, गैस, एयरपोर्ट, जूते, बैंक, मीट, विज्ञापन जैसी चीजें बेचती है। आप खुद ऐसी कंपनियों के नाम यहाँ पर पढ़ सकते हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ की सेना के सभी बड़े ऑफिसर्स का नाम घोटाला के साथ जुड़ा रहता है, जिसके कारण से अनगिनत ऑफिसर सस्पेंड भी किए जा चुके हैं। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल बाजवा की संपत्ति 6 साल में 6 गुना हो गई थी। इनके कई फार्म हाउस, विदेशों में प्रॉपर्टी, इंटरनेशनल बिजनेस, कमर्शियल प्लाजा वगैरह भी थे। साथ ही अपने रिश्तेदारों को भी इन लोगों ने आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही जनरल परवेज मुशर्रफ की भी केवल 10 संपत्तियां, उनकी कीमत ही अरबों से ज्यादा थी। पाकिस्तानी सेना के अफसरों में से 25 रिटायर्ड अफसरों के स्विस बैंक के खाते भी मिले हैं, और इनके घोटाले आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं भारतीय आर्मी की, तो इनका कभी राजनीति में हस्तक्षेप नहीं रहता है। ये कभी कोई राजनीतिक बयानबाजी करते हुए नहीं दिखते हैं। उल्टा हमारे देश के कुछ नेता ही इनके बारे में उल्टा सीधा बोल देते हैं। इसके बावजूद भी संयमित रहते हैं, इसीलिए हमारे देश में तख्ता पलट की आज तक कोई घटना नहीं हुई है। इसके साथ ही हमारी सेना किसी भी प्रकार के घोटाले या फिर व्यावसायिक कार्यों में संलिप्त नहीं दिखती है। हमारी सेना का ध्येय वाक्य ही है, स्वयं से पहले सेवा। इसीलिए जो भारतीय सेना सेवा का भाव रखती है, वो कभी राजा की तरह कार्य नहीं करती है। विश्व में जहां कहीं भी विपदा आती है, भारतीय सेना वहां पर एक रक्षक की तरह खड़ी दिखती है। वहीं पाकिस्तानी सेना कैसे मानवता का हत्यारा बनकर कार्य करती रही है, वो आगे देखते हैं।
देखिए, आर्मी नाम का शब्द जब भी कोई सुनता है ना तो उसके मन में एक हीरो की इमेज आती है। एक ऐसा हीरो जो उसको दुश्मनों से बचाता है, एक ऐसा हीरो जो लोगों के लिए जान की बाजी लगा देता है, एक ऐसा हीरो जो देश के सम्मान की रक्षा करता है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की आर्मी की बात करें ना तो आजकल कदाचित वहां की जनता के बीच में भी पाकिस्तान की आर्मी की छवि ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना कि भाई कोई भी कुछ भी बोल सकता है, ऐसा पाकिस्तान में नहीं होता। वहां तो पीएम भी आर्मी चीफ से पूछ कर ही सब कुछ करता है। अक्सर देशों के पास एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी के पास एक पूरा देश है। पाकिस्तान की आर्मी का इतिहास नरसंहार से भरा हुआ है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके पीछे का नरसंहार से भरा वो काला इतिहास आपको जानना पड़ेगा, जिसको जानने के बाद शायद एक बार तो आपको भरोसा ही ना हो। साल था 1967 और जगह थी जॉर्डन। इस देश पर ना एक हमला हुआ था इस देश के राष्ट्राध्यक्ष के कहने के बाद, और इस देश पर हमला करने वाले का नाम था जिया उल हक। ये और कोई नहीं था, उस समय का पाकिस्तानी आर्मी का ब्रिगेडियर था और बाद में पाकिस्तान की आर्मी का चीफ भी बना और उसके बाद में प्रेसिडेंट भी बना। जॉर्डन में जिया उल हक के सामने थे फिलिस्तीन के वो लोग जिनके लिए पाकिस्तान आज नकली आंसू बहाता है उनके नाम पर। इन लोगों को मारने का आदेश दिया था जॉर्डन के किंग हुसैन ने, और इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी के चीफ ने एक बार सोचा भी नहीं था और हजारों की संख्या में फिलिस्तीन के लोगों को समाप्त कर दिया गया था, जिसे ब्लैक सितंबर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। साल था 1970-71, जगह थी आज का बांग्लादेश और उस समय का ईस्ट पाकिस्तान। इस बार दुश्मन थे ईस्ट पाकिस्तान के लोग और टारगेट पर थी उनकी औरतें और छोटी बच्चियां। बांग्लादेश की नस्ल को ताकत के दम पर बदलना चाहती थी पाकिस्तान की आर्मी, जिसमें लगभग 3 मिलियन से ज्यादा लोग मार दिए गए थे। 2 लाख से ज्यादा औरतों के साथ यौन हिंसा की गई थी और मानवता को शर्मसार कर दिया गया था। यह हाल तब था जब बांग्लादेश में ज्यादातर रहने वाले उसी रिलीजन को मान रहे थे जिसके नाम पर पाकिस्तान बना था। ये तो चलो मेन लैंड पाकिस्तान से दूर की जगह थी, लेकिन पाक आर्मी एट्रोसिटीज के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती है, चाहे फिर वो जॉर्डन में फिलिस्तीनी हो या फिर अपने ही घर में बलूचिस्तान के मासूम लोग। बलूचिस्तान पाकिस्तान की उस जगह का नाम जिसे नर्क बनाने में पाकिस्तान की आर्मी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, जहां मानव अधिकारों का रोजाना गला घोट दिया जाता है पाकिस्तान की आर्मी के द्वारा। 2020 में पाकिस्तान की आर्मी के एक ऑपरेशन के समय बलूचिस्तान के लोगों को हेलीकॉप्टर से नीचे गिराया गया था। 200 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा आज तक मिसिंग हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं है। और ये सभी चीजें ना प्रमाणित की जा सकती हैं, लेकिन इसके विपरीत ऐसे कुछ आरोप ना पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सेना पर लगते हैं कि वो कश्मीर में ऐसा करते हैं, जिसका प्रमाण देने में पाकिस्तान आज तक असमर्थ दिखता है और विश्व भी। इसके विपरीत भारतीय सेना पूरे विश्व में शांति और सहायता के लिए आगे रहती है। साल 2021 भारतीय आर्मी के 800 से ज्यादा ट्रूप्स को यूनाइटेड नेशन मेडल देता है। यह मेडल उनको उनकी बहादुरी के लिए मिलता है, जहां उन्होंने किसी मासूम को मारा नहीं था, बल्कि साउथ सूडान की कैपिटल जुबा में 32 लोगों की जान बचाई थी। 2017 में अफ्रीका के देश कॉन्गो में भारतीय आर्मी तंजानियन आर्मी की मदद करती है, जहां इंडियन आर्मी के 20 डॉक्टर आतंकी हमले में घायल हो जाते हैं। साल 2000 में अफ्रीका में भारतीय आर्मी का ऑपरेशन खुखरी, जिसे कोई नहीं भूल सकता, जिसके ऊपर मेजर जनरल राजपाल पुनिया ने बुक भी लिखी है, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ऐसे में साफ है कि आप पाकिस्तानी आर्मी की तुलना भारतीय आर्मी से तो नहीं कर सकते। एक तरफ वो जिन्होंने लोगों पर अत्याचार किया, नरसंहार किया, और एक तरफ वो जिन्होंने लोगों के प्राणों की रक्षा की अपने प्राण देकर। परंतु फिर क्यों फिल्म लाइन के कुछ लोग ऐसे बयान दे देते हैं, वो आगे देखते हैं। देखिए, अभी साई पल्लवी ने जो बयान दिया है ना, ऐसे जो भी बयान पहले भी दिए गए हैं उन सब के पीछे एक पुरानी विचारधारा है। विचारधारा का नाम है साम्यवाद, और इस विचारधारा का फिल्म लाइन पर कब्जा। यदि इसे समझना है ना तो इतिहास में जाना पड़ेगा। देखिए, जब साम्यवाद अपना प्रसार कर रहा था ना तो उसने समाज के हर पहलू को डोमिनेट करना चाहा। भारत भी इससे नहीं बचा। कम्युनिस्टों ने पाया कि भारतवर्ष की पुरानी कला और पुराना साहित्य उसके प्रचार के लिए सही है, और साहित्य, लेखन और नाटक उनके पहले लक्ष्य बन गए। इस लक्ष्य तक जाने का एक महत्वपूर्ण काम हुआ 1936 में, जब प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि IPWA नाम का एक वामपंथी संगठन बन गया। इस संगठन में शामिल लोग फिल्मों में लेखन का काम करते थे, और इसमें शामिल लोगों में फैज अहमद फैज, सुआदत हसन मंटो, इस्मत चुगताई, मुल्क राज आनंद, साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम जैसे लोग थे। 1943 में भी इसी प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आता है। यह होता है इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन यानी कि IPTA,
जो खुद को भारत में थिएटर कलाकारों का सबसे बड़ा संघ होने पर आज भी गौरव करता है। IPTA और प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन के मेंबर्स तक सिमिलर थे। उदाहरण के लिए उत्पल दत्त ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी से थे। धीरे धीरे ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस पूरे भारत में डांस और ड्रामा ग्रुप्स भेजने लगती हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के स्वयं के क्लेम के अनुसार 1943 में इस ग्रुप ने 2 लाख रुपए इकट्ठे किए थे। 1947 में इन्होंने 800 से अधिक गाने बनाए थे और 50 लाख से अधिक लोगों तक ये लोग पहुंचे थे इन दोनों संस्थाओं के द्वारा। इन लोगों की ये रीच तब थी जब लोगों का सिनेमा में इतना इंटरेस्ट नहीं था और इसी कारण से 1957 में IPTA को नेहरू जी के प्रभाव के द्वारा संगीत नाटक अकेडमी ने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया, जिसका मतलब ये था कि अब IPTA डिसाइड करेगा कि कौन सा आर्ट अच्छा है या बुरा है। जो सबके सामने झुक गया उसका करियर बन गया, जो नहीं झुके उसका करियर बर्बाद। लगभग अगले 30-40 सालों तक फिल्म इंडस्ट्री पर कम्युनिस्टों का कब्जा रहा और इसी कारण से रहा और उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री आ गई अंडरवर्ल्ड के कब्जे में। अब सवाल ये आ जाता है कि इस देश के कम्युनिस्ट लीडर्स जो रहे हैं ना, उनके क्या विचार रहे हैं भारतीय सेना पर। तो जी 1962 के चीन भारत युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टी ने भारतीय सैनिकों को जब खून की जरूरत पड़ रही थी ना, तब भारतीयों से अपील कर डाली थी कि भारतीय सेना के जिन लोगों को खून की जरूरत है ना, उन्हें खून दान मत करो। और आज तक कम्युनिस्ट विचारधारा के लीडर्स भारतीय सेना को बलात्कारी कहते हैं और इसी कारण से कम्युनिस्टों के कब्जे में रहने वाली फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय सेना का नेगेटिव चित्रण हुआ है। मिशन कश्मीर से लेकर हैदर जैसी एक के बाद एक फिल्मों में भारतीय सेना को नेगेटिवली दिखाया गया है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम? एक ऐसे इकोसिस्टम में कैसा विचार जन्मेगा? साई पल्लवी ने फैक्ट्स को बिना परखे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे डाली और यही उनकी गलती है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना एक नरसंहारक बिजनेस यूनिट है और भारतीय सेना एक डिसिप्लिन्ड प्रोफेशनल यूनिट। साई पल्लवी द्वारा बोले गए शब्द एक ऐसे इकोसिस्टम में जन्मे हैं जिस पर वर्षों तक कम्युनिस्टों का कब्जा रहा है और आज भी उस इकोसिस्टम में कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग जीते हैं, फलते हैं। परंतु इसका ना सत्य से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय आर्मी एक प्रोफेशनल यूनिट है और पाकिस्तानी आर्मी एक नरसंहारक सेना। आप अपने विचार इस विषय पर कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक और शेयर करें इस वीडियो को। सपोर्ट करें patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। सपोर्ट आपका वांछनीय है। साथ ही जो वीडियो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहा है उसे अवश्य देखें। पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में।